वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले एक आइलैंड पर हो रहे हमले से, जिसकी तरफ नौसेना खड़ी होती है, लेकिन वो भी वार करने से रुकती है क्योंकि वहां मौजूद उन जीवों पर इनके वार किसी काम नहीं आएंगे। उन जीवों को सिर्फ हंटर्स रोक सकते हैं। जहां उस आइलैंड में हंटर की फौज उनसे लड़ रही होती है, पर उन सभी हंटर्स को मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि उन जीवों के आगे उनके वार किसी काम नहीं आते और शायद वो सभी मारे जाते। जहाँ सामने आते हैं कुछ और हंटर्स जो उनको हील करते हैं और साथ ही इन सभी जीवों का सामना भी करते हैं क्योंकि वो होते हैं एस क्लास के हंटर्स। जहाँ वो चींटीनुमा जीव का सामना करते हैं, पर तभी एक और सफ़ेद रंग की चींटी आ जाती है जो शायद इनकी लीडर हो सकती है, जिसकी तरफ भी एस क्लास के हंटर धुएंधार तरीके से बढ़ते हैं और उसके पर दो अलग अलग डायरेक्शन से वार करके आखिर में उसको हरा देते हैं। पर यह मुकाबला यहीं ख़त्म नहीं होता क्योंकि और भी बहुत सारे उस तरह के जीव वहाँ मौजूद होते हैं जिसका सामना ये दो हंटर कर रहे होते हैं। पर आगे और भी इस तरह के और जीव होते हैं जिनका सामना उस आइलैंड के अंदर की ओर कुछ और हंटर्स कर रहे होते हैं। जिस सब की शुरुआत करता है ग्रैंड मास्टर चोई, जिसकी आग की शक्तियों की चपेट में आकर कई सारे ऐसे जीव मारे जाते हैं। पर कुछ जीव बच भी जाते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनका सामना करने बाकी हंटर्स उनकी ओर बढ़ते हैं। तो आखिर क्या है ये जीव और आखिर ये सब हो क्या रहा है? जो सब जुड़ा होता है अतीत में हुए एक हादसे से, जहां आज से 10 साल पहले ये दुनिया किसी और अल्टरनेट डायमेंशन से लिंक हो जाती है। जिस अल्टरनेट डायमेंशन में घुसने के लिए कुछ गेट सामने आते हैं, जिन गेटों से एंट्री करके ये पहुंचते हैं किसी और डायमेंशन में, जहां उन्हें सामना करना पड़ता है मैजिकल बीस्ट का, जिनके खिलाफ आम हथियार काम नहीं आते, जिनसे लड़ने के लिए कुछ खास शक्तियां मिली है कुछ लोगों को, जिसके इस्तेमाल से वो लोग लड़ते हैं इनके खिलाफ। और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। और उन हंटर के शरीर में मौजूद मैजिकल पावर के हिसाब से उनको बांटा गया है एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास में, जहाँ ई क्लास लास्ट सब क्लास है। और जब किसी के पास उसकी शक्तियाँ उजागर होती है तो उसके बाद कोई भी कितनी मेहनत करके अपनी शक्तियाँ और नहीं बढ़ा सकता। यानी कि जिसको जो पावर लेवल मिल गई वो उसके लिए लगभग फिक्स ही है। पर इस सब इन्फॉर्मेशन और पास्ट से हम बढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम की ओर, जहाँ एक जगह डंजन शो होता है जिसके आसपास कई हंटर्स इकट्ठे होते हैं जो सभी साथ मिलकर इस डंजन को इवेड करने वाले होते हैं। और तभी उनके बीच एक और हंटर आता है जिसको देख सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, जो सभी उसको ग्रीट करते हैं। पर जिस सबसे अनजान एक बंदा पूछता है कि आखिर सब इसको ग्रीट क्यों कर रहे हैं, क्या ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है? तो इस बंदे ने ज्वाइन किया था इस टीम को जो शख्स इनसे सवाल पूछ रहा है उसके छोड़ने के बाद, और ये स्ट्रांगेस्ट नहीं, अब तक का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता है, मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर। हाँ, पर इसके बाद भी इसको साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये किसी भी रेड में जब जाएगा तो वो रेड अपने आप काफ़ी इजी वाली निकलेगी, जिससे ये लोग आसानी से बेहतरीन लूट पा सकते हैं। पर वैसे ही उम्मीद करते हैं कि ये बात वो ना सुने और उसे बुरा ना लगे, पर वो सब कुछ पहले ही सुन चुका होता है। पर खैर, जैसा भी ये सच सच है, वो सच से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ना चाहता। तो इसका नाम होता है जिनवू, जिसे वहां देखती है जख्मी हालत में जूही, जो उसकी चोट लगी हालत को देखकर थोड़ी सी परेशान होती है और उससे पूछते कि उसे ये चोट कैसे लगी। तो जहाँ आगे दोनों साथ बैठ के बात करते हैं और जिनमें बताता है कि लास्ट टाइम वो एक ई रैंक के डंजन में था, पर सिर्फ वही था जो जख्मी हुआ। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। जिस पर जीव से पूछते कि क्या कोई हीलर वहाँ नहीं था, जिस पर जिनबू बताता है कि सभी काफी पावरफुल थे तो उन्हें हीलर की जरूरत महसूस हुई नहीं, जिस वजह से जख्मी होना पड़ा आखिर में सिर्फ इसी को। और वो इस सब का कारण खुद को मानता है क्योंकि वो कमज़ोर है, बजाय इसके कि वो लोग इसको अपने साथ लेके अपने मतलब के लिए और एक हीलर तक अरेंजमेंट उन्होंने नहीं किया उस समय। पर खैर, उनकी बात पूरी होने से पहले समय हो चुका होता है डंजन खोलने का। और इस रेड का इनका करंट लीडर इनको लेकर आगे बढ़ता है, जो जिनबू को संभल के रहने के लिए कहता है ताकि वो पिछली बार की तरह खुद को जख्मी ना कर ले। जिस और बढ़ते हुए जिनबू देख पाता अपने हथियार को, जहाँ उसके हाथ में एक कमजोर सा चाकू होता है जिसमें कोई ज्यादा खास मैजिकल पावर नहीं होती, पर जिनबू सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता है। तो एक कमजोर सा हथियार और अपने हौसले को लिए जिनबू आगे बढ़ता है। तो उस डंजन में एंट्री करने से पहले हम बढ़ते हैं कहानी के एक और फेज में, जहाँ ये होता है हंटर एडमिनिस्ट्रेशन, जो बात करते हैं डंजन का आना काफी तक खतरे वाली बात है। पर उसके अंदर जाके हंटर्स काफी सारी चीजें जमा करते हैं और हंटर्स को जो भी वहाँ अंदर चीजें मिलती है उसको बेचकर वो अपना खर्चा चलाते हैं। तो डंजन में हराए गए बीच से इन्हें मिलते हैं कुछ स्टोन जिन्हें कहा जाता है एसेंस स्टोन्स, जो या तो इस शेप के होते हैं या इस तरह के छोटे शेप के, जिसका साइज और शेप डिपेंड करता है कि ये कितने खतरनाक बीस्ट को हराते हैं। जहाँ जिनबू भी आखिरकार अपना पहला स्टोन पाने में कामयाब होता है गॉब्लिन को हराकर। पर जिस खुशी के बीच में उस पर हमला करने आता है एक दूसरा गॉब्लिन, जिसके वार से बचते हुए जिनबू का चाकू चटक जाता है। जहाँ आगे जिनबू उस गॉब्लिन के वारों से बचकर उसे वार करने जाता है, जिस वार के लगने से पहले ही उसका चाकू टूट जाता है
और उस पर होता है गॉब्लिन का वार, जो एक घातक वार होता है जिससे उसको उसका एक साथी बचाता है। पर जिस वार से बचने के बाद भी उसका काफी सारा खून बह चुका होता है, जिसको आगे हील करते उनके साथ आई हुई हीलर। जिस पल वहां जख्मी हालत में पड़ा हुआ जिनवू अपने साथियों को लड़ते हुए देखता है, जो काफी बहादुरी से सामना करते हैं सभी बीस्टों का। तो जितने पावरफुल बीस्ट का ही सामना करेंगे, इन्हें उतने तगड़े एसेंस स्टोन मिलेंगे, और उन स्टोन्स के इस्तेमाल से बनते हैं उसी लेवल के खतरनाक और तगड़े हथियार। और इसी तरह के अलग अलग एसेंस स्टोन से अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है, कुछ थोड़ी कम यूज़फुल, कुछ थोड़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। पर सरकार इनका इस्तेमाल अलग तरह से ही करना चाहती है, जो इनमें देख रही है फ्यूचर न्यू पावर सोर्स का, जो न्यूक्लियर एनर्जी से सेफर हो, पानी हवा और जियोथर्मल से ज़्यादा एफिशिएंट हो, और फॉसल फ्यूल की तरह हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। एक आदर्श ईंधन बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकने वाला, जो पोटेंशियल काफी तक दिखती है एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल्स में, जिस वजह से अंडर से कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आगे उस डंजन में वो सभी मिलकर हरा देते हैं उस डंजन के बॉस को। पर उस समय तक जिन्बू सिर्फ हील हो रहा होता है, जिससे पूछती है जूही कि क्या वो जिद्दी इसलिए ये कर रहा है, या वो क्यों कर रहा है ये सब, जो उसके लिए चिंतित होती है। पर क्योंकि वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जहाँ वो सॉरी कहता है, पर जूही को उसकी सॉरी नहीं चाहिए क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो आगे ने देखते इनको मिली लूट काफी कम है, काफी कम क्रिस्टल इनको मिल पाए हैं, जहाँ जिन्बू अपनी जान के बदले एक छोटे से स्टोन को ही पाता है, जिसकी वैल्यू कुछ ज्यादा खास नहीं होती। पर तभी उनमें से किसी एक को डंजन के अंदर एक और डंजन का रास्ता दिखता है, और सभी अज्यूम करते हैं कि ये डबल डंजन का रास्ता है। और जहां इन्होंने डंजन के बॉस को हरा दिया, उसके बाद भी डंजन बंद होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो शायद हो सकता है डबल डंजन हो, जिसको लेके सबके अलग अलग मतलब होते हैं, जिनमें से कुछ को लगता है इसका मतलब हमें और लूट मिल सकती है वहां से। पर हंटर्स एसोसिएशन के रूल के हिसाब से जब भी इन्हें कोई ऐसा कोई केस दिखे जो इन्हें समझना है, तो इन्हें उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। पर ये अपने लालच के चलते वहां आगे बढ़ने की सोचते हैं। जिस सब बातों को सुनने और समझने के बाद इनके लीडर डिसाइड करते हैं वोटिंग कराने का, जहाँ कुछ लोग डंजन में जाना चाहते हैं तो कई लोग डंजन में नहीं भी जाना चाहते, जिससे वोटिंग टाई हो जाती है। और आखिर में बचता है जिन्बू, जो सब कुछ उसके फैसले पर डिपेंड करता है। जहाँ वो सोचता है कि डी रैंक का डंजन उसके लिए खतरनाक है, जैसा उसने देखा अब तक, पर उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करनी है, जहाँ उसके पापा नहीं है, और उसे अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। उसे पैसे जमा करने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, उसकी मम्मी भी बीमार है, जहाँ उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उसे पैसे चाहिए होंगे। तो उसे पैसे चाहिए, जिस वजह से वो भी हाँ कहता है अंदर जाने के लिए। पर उस डंजन में बढ़ने से पहले हम बढ़ते दोबारा एक फ्लैशबैक की ओर, जिसमें दिखते हैं कुछ लोग जो अपनी शक्तियाँ स्कैन करते हैं एक मशीन के आगे, जिससे उनके हंटर हो सकने की पॉसिबिलिटी दिखती है, और उनकी पावर लेवल भी, और जिस सबके साथ उनकी रैंक डिटरमाइन होती है और उन्हें अलग अलग तरह के ऑफर्स मिलते हैं, जहां वैसे हर पॉसिबल काम आ सकने वाले रैंक वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा होता है, जिस सब दौरान शांति से कोई आगे बढ़ता है, जिसके बारे में शायद हम आगे जानेंगे कहानी में। जहां ये सब करने के लिए उन्हें आदेश दे रहा होता है ग्रैंड मास्टर, जो शायद कुछ और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोच रहा है। जहाँ कहानी में आगे शहर में कुछ चोर दिखाई देते हैं जो किसी लड़की का पर्स छीन कर स्कूटी में भागते हैं, जहाँ रोड पर उनके रास्ते में एक लड़की खड़ी होती है, जिसको वो हटने के लिए कहते हैं वरना वो उसको कुचलकर आगे निकल जाएंगे। पर वो लड़की वहां से हटती नहीं, उल्टा उछलकर उनके ऊपर से निकलकर उस पर्स को उनसे छीन लेती है। और ये होती है चाहेन, जिसके बारे में बात कर रहा था ग्रैंड मास्टर भी, जो पावरफुल लड़की है, जो एस क्लास की हंटर है। जहाँ उस लड़की के पर्स लौटाने के साथ ही उसको भीड़ घेर लेती है, जो काफी फेमस होती है, जिस सबसे नर्वस होकर वो वहां से कूद के भाग जाती है। पर उस सब के अलावा हम बढ़ते दोबारा उस डंजन की ओर, जिसमें वो लगभग 40 मिनट से चले जा रहे होते हैं, और उन्हें उसका कोई छोर नहीं मिलता। जहाँ कोई भी डंजन बॉस को हराने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है, तो अगर इन्हें आगे कुछ और नहीं मिलता तो उनके पास सिर्फ 20 मिनट होगा वापस लौटने के लिए। पर उस रास्ते में जिन्बू माफी मांगता है जूही से, क्योंकि उसके वोट के वजह से ये लोग यहाँ पर आए और इस तरह से फंस गए। पर जूही उस चीज को लेकर नाराज नहीं होती। जूही नाराज होती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो सोच क्या रहा है। अगर वो पिछला बार उसको थोड़ा और ऊपर लगता तो वो मारा जा सकता था। और हाँ, वो भी एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं बी लेवल के हीलर के होने की वजह से वो जिंदा रह पाया या कई सारी मुश्किलों का सामना कर पाया। जिस सबको सुन जूही भी कहती कि हाँ, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए, जैसे कोई डिनर वगैरह। पर जहाँ सच में जिन्वो के पास खुद के खाने के पैसे तक नहीं है। पर इस सब के अलावा आगे उन लोगों को मिल चुका होता है गेट, जिसके अंदर शायद इन्हें मिल सकती है और लूट। और वहीं दूसरी तरफ नई नई शक्ति मिली हंटर्स की कन्वोकेशन चल रही होती है, जिनको अपनी शक्तियों के बारे में ध्यान रखने को कहा जाता है, अपने घमंड और एरोगेंस को दरकिनार करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जब भी ये किसी डंजन में जाएंगे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, जिस सबको ध्यान रखते हुए डरना जरूरी है इनके लिए। पर कुछ हंटर्स उस डर को दरकिनार करके
आगे बढ़ते उस डंजन के उस गेट को खोलने की ओर, जो एक बड़े से महल की तरह होती है, जिसके दरवाजों को खोलते ही इस महल के चारों तरफ लगी हुई मशाले जलने लगती है नीले रंग की रोशनी के साथ। जिस डंजन या महल के अंदर इन्हें कई सारे स्टैचूज दिखते हैं और उन सब में एक सबसे बड़ा स्टैचू भी होता है। जिस पूरी जगह को ये देखते हैं और इन्हें यहाँ एक स्क्रिप्ट दिखती है जिसमें लिखा होता है कुछ स्टेप्स जैसे रिवर्स गॉड की पूजा करना और इसी तरह की चीजें, जहाँ वैसे जूही को उनमें से एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई दिखती है, जिस पर जिनवो को लगता है कि वो शायद इमेजिन कर रही हुई है ये सब। पर जैसे ही उनमें से एक शख्स इस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ के खत्म करता है, उस जगह का दरवाजा बंद हो जाता है। जिस सबसे परेशान होकर चिढ़ता हुआ उनमें से एक शख्स जाता है उस गेट की ओर, क्योंकि उसने वोट किया था कि वो अंदर इस डंजन में नहीं आएगा। पर उसे गेट के करीब पहुंचते ही उसको उनमें से एक स्टैचू काट देता है। जिस सबको देख के जिन्वो भाप पाता है कि जिसको उसने काटा वो एक डी रैंक का हंटर था, तो उस चीज का सामना कर पाना जिन्वो की बस की नहीं होगा। पर एक कमजोर हंटर होते हुए जिन्वो कई बार मौत का सामना कर चुका है। जहाँ जब हम बात करें उसकी पहले रेड की, तो उस समय भी अपने झुंड से अलग हो गया था, जिसके बाद उसको ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने जख्मी कर दिया और उसने हफ्ता भर बिताया अपना हॉस्पिटल में। जहाँ ऐसा ही कई बार हर तरह के डंजन में होता रहा, तो चाहे कितना भी कमजोर लेवल का डंजन क्यों ना हो, उसे हर बार वहाँ जद्दोजहद करनी पड़ी। जहाँ बाकी हंटर्स अच्छे गियर्स खरीद लेते थे पैसों का इस्तेमाल करते हुए, जो उन्हें एसेंस स्टोन बेच के मिलते थे, और जिस वजह से वो आसानी से शक्तिशाली बीस्ट को भी हरा देते थे। पर जहाँ इसके पास सिर्फ एक चाकू ही था, जो उससे पहले खाली हाथ जाने के मुकाबले काफी सही था। पर पैसों की तंगी के चलते उसके पास बेहतर जूते भी नहीं थे। पर दिन पर दिन निकलते गए, जहाँ वो एक ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसकी जान पर खतरा लगातार बना हुआ था, जिसको देखते हुए वो अपॉर्चुनिस्टिक बन गया और मौके का फ़ायदा उठाकर सही टाइम पे अटैक करना सीख पाया था। जिस वजह से वो जान पाता है इस मोमेंट पे कि उन पर हमला होने वाला है, जहाँ वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों को झुकने के लिए कहता है, जिनके झुकने के साथ एक वार होता है, और जो समय पर नहीं झुकता या पीछे हटता वो उस वार की चपेट में आ जाता है। जिस सबके साथ जिन्बू हैरान और परेशान होता है कि ये अब क्या करेंगे, ये लोग अंदर यहाँ ट्रैप हो चुके हैं, ये बस अब मारे जाएंगे, ये सभी अब मारे जाएंगे। जो सोच रहा होता है जिन्बू, तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और इसका अगला पार्ट हम तभी बनाएंगे जब इस वीडियो पे 50 लाइक्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देंगे काफ़ी जल्दी इस वीडियो पर, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों को एनीमे पसंद है। तो खैर अब आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।